हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आप अपना बेस्ट दे रहे होंगे। मैं हूं अनुराग त्रिपाठी और आपका स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, उसके साथ साथ बॉन्ड लेंथ, कैसे वेरिएशन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हाइब्रिडाइजेशन भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। यानी बेसिक चीज़ें जो स्टार्टिंग की थी, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके साथ साथ टनिंग यानी नामकरण पढ़ने वाले हैं। हम नामकरण करेंगे। किन का नामकरण करना है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को की नॉमेनक्लेचर IUPAC के अकॉर्डिंग किस तरह से की गई है, उसके रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसका जितना भी कहते हैं ना कि पूरी चीज़ें, पूरा निचोड़ निकालेंगे और निचोड़ निकाल के फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे मैं रखूँगा। एग्जाम्पल्स देने के साथ साथ उनके नामकरण करके, यानी उनकी नेमिंग करके मैं आपको दिखाऊँगा भी, बताऊँगा भी, जिससे आप ये जो, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भाई आपको कंपाउंड का अगर नॉमेनक्लेचर ही नहीं आता, नाम ही नहीं आता, तो फिर बनाओगे कैसे, ठीक है। मान लो कोई रिएक्शन दे दी, कह दिया कि इससे ये बनाना है, ठीक है, कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन के क्वेश्चन 12th केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आते हैं। 12th बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। एक निश्चित ले लो, 2 कन्वर्जन आने ही आने हैं 12th के बोर्ड में। तो कन्वर्जन तभी तो कर पाओगे जब आपको कंपाउंड बनाना आता हो, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाना आता हो। नेम से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नेम, यही नॉमेनक्लेचर में आएगा। समझ में आ रही बात? तो वही चीज़ें हमें पढ़नी है। तो बस हो तैयार, करोगे वार? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं क्या है वीडियो में आज के लिए खास। तो पहली चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं, जिसमें से पहला है भाई ओपन चेन कंपाउंड्स, और दूसरा क्या है? दूसरा क्या भाई? ये ओपन चेन यानी एलिफैटिक, और दूसरा है क्लोज चेन, ठीक है। ओपन चेन का मतलब जिसमें कार्बन क्या है, ऐसे सिंगल ओपन चेन में जुड़ा हुआ है, ठीक है। वाइल कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऐसे क्लोज चेन बनाते हैं। कार्बन क्या करता है, ज्वाइन होके क्लोज चेन का फॉर्मेशन करता है। ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन हो गया, ठीक है। नामकरण बताएंगे अभी देखिए। तो ये रिंग जब बन जाएगा, एक क्लोज चेन बन रही है, तो इस तरह के कंपाउंड्स कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे, यानी क्लोज चेन या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है उनको। उसके साथ साथ अगर इस तरह के ओपन चेन कंपाउंड है जिनके कॉर्नर्स प्रेजेंट है, कॉर्नर्स, ठीक है, समझ में आती बात, जिनके टर्मिनल्स प्रेजेंट है कह सकते हो, वो सभी कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या एलिफैटिक कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? एलिफैटिक। अब एलिफैटिक में 3 तरह के कंपाउंड्स आते हैं, दैट इज एल्केन्स और एल्काइंस, ठीक है। अब ये क्या है भाई? तो एल्केन्स किन्हें कहते हैं? एल्केन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, या कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बना रहा हो, तो उन सभी कंपाउंड्स को हम किस में रखते हैं? एल्केन्स में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? एल्केन्स में, ठीक है। और इनको एक और नाम दिया जाता है, इनको नाम दिया जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं हम? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन हाइड्रोजन की दोस्ती को। यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन जय वीरू वाली दोस्ती है, और ये दोस्ती तोड़ेगी नहीं, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो उसके बाद एल्केन समझ गए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, या कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या कहलाएंगे? एल्केन्स कहलाएंगे, या फिर उन्हीं को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। फिर आता है एल्कीन्स। एल्कीन्स का मतलब होता है कार्बन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड बनाया हो, ठीक है। कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटलीस्ट एक
कम से कम एक डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो एल्कीन कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एल्कीन। यानी और ये किस में होगा? ये भी हम बात कर रहे हैं ओपन चेन की बात कर रहे हैं। साइक्लिक में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि साइक्लिक में नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं आएंगे साइक्लिक में भी, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं कि ओपन चेन में ये 3 ही बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात है? एल्कीन्स अल्काइंस। ठीक है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें, ट्रिपल बॉन्ड किसको कहते हैं? अगर एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कैटेगरी आती है एल्काइंस की। किसकी कैटेगरी आती है? एल्काइंस की। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एटलीस्ट 1 है तो वो एल्काइन की कैटेगरी में रखा जाता है। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में रखते हैं। किस में रखते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ में? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन में 3 कैटेगरी हैं, एल्केन्स, एल्काइंस। और एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन अपने बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कार्बन जैसे नाइट्रोजन से भी कार्बन क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसको नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्राइल ग्रुप। अभी आएगा, बताएंगे आगे। ठीक है, तो नाइट्राइल ग्रुप जो इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो बनाया है, लेकिन ये नहीं, ये यहाँ पे ये एल्काइंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा? कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तब वो एल्काइन की कैटेगरी में आता है, एल्काइन ग्रुप कहलाता है। समझ में? क्लियर हुई? कोई दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, समझ गए ना भाई? ओपन चेन में 3 कैटेगरी, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, और इन्हीं को हम डिफाइन यहाँ पे कर दिए हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस किस में आते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एल्केन्स किस में आता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आता है। समझ में आए? क्लियर हुई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आगे बढ़े। ठीक है, तो अब आते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड्स में क्या होगा भाई? क्लोज यानी उसमें कोई टर्मिनल्स नहीं होंगे, क्लोज चेन कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब ये इनमें 2 कैटेगरी आती है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में और हेट्रोसाइक्लिक में दोनों के ये टाइप्स हैं। इन दोनों के टाइप्स में आता है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के भी 2 टाइप्स होते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। एक होता है बेंजोनाइड और एक होता है नॉन बेंजोनाइड। ठीक है, अब देख लेते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, यानी कि ऐसा कंपाउंड, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन एज जो रिंग बनाते हैं ना, ठीक है, रिंग एटम, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन एटम में केवल और केवल कार्बन प्रेजेंट हो, तो वो होमोसाइक्लिक कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर रिंग चेन में, ठीक है, जैसे ऐसे मान लीजिए कोई रिंग बन रही है और रिंग में ही कौन आ गया? ठीक है, बीच में कोई अदर ग्रुप, अदर एलिमेंट आ गया, अदर एटम आ गया जो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, तो उस तरह के कंपाउंड्स किस में आएंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आएंगे। किस में आएंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आएंगे। समझ में आया भाई? होमो का मतलब सेम, मतलब जितने भी रिंग में एट रिंग फॉर्मेशन में एटम्स प्रेजेंट हैं या एलिमेंट प्रेजेंट है, वो सेम टाइप का है और वो कार्बन है। ठीक है, तो वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर रिंग फॉर्मेशन में कोई अदर एटम, कार्बन के अलावा कोई अदर एटम आ गया, तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। समझ में आया? क्लियर हुई? ठीक है, अब इन दो इसके टाइप्स क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक होते हैं और एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं मैं आगे बताता हूँ, आपको अच्छे से डिफाइन करूंगा। ठीक है, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। तो मैंने क्या बताया अभी कि होमोसाइक्लिक वो होंगे जिसमें कार्बन, पूरी रिंग जो है वो सिंगल कार्बन एटम से ही बनी है, सिंगल यानी। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है भाई? सेम होता है। क्या होता है? सेम। ठीक है, यानी रिंग फॉर्म्ड, ठीक है, ओनली बाई सी एटम्स, केवल सी एटम से रिंग फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जैसे यही हमने बना दिया। ये क्या है? इसका नाम क्या है? नाम होगा वैसे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इसमें जितने भी कॉर्नर्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे इन सभी कॉर्नर्स पे कौन प्रेजेंट होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा। कार्बन प्रेजेंट है मतलब ये होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, इसलिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जा रहा है। साइक्लिक तो है, उसके साथ साथ होमो है। क्यों होमोसाइक्लिक है? क्योंकि सभी एक ही एटम से बने हुए हैं। लेकिन अगर इसी रिंग फॉर्मेशन में अगर कोई अदर एटम आके घुसपैठ कर ले,
ठीक है, क्या कर ले, घुसपैठ कर ले। यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे हम कोई अदर एटम ले आके रख दें, ठीक, अदर एटम यहाँ पे ले आके रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन को ले आके रख दिया। अब ये नाइट्रोजन अगर ले आके रख दिया यहाँ पे, तो इस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, यानी नाइट्रोजन, अभी यहाँ रिंग जो बनी थी वो केवल कार्बन एटम के इन्वॉल्वमेंट से बनी थी। यहाँ पे रिंग जो बन रही है वो नाइट्रोजन भी उसमें, कार्बन तो प्रेजेंट है, उसके अलावा एक और एटम प्रेजेंट हो गया, ठीक है, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक। कैसा कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। इसका क्या नाम है, पीरिडीन नाम है। क्या नाम है, पीरिडीन। आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, पीरिडीन नाम होगा, ठीक है, मेंशन्ड होगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आपको ऐसे ही समझ में आएगा ना, समझ में आ रही बात। यानी रिंग में, रिंग फॉर्मेशन में कोई अदर एटम अगर इन्वॉल्व है, कार्बन के अलावा कोई अदर एटम इन्वॉल्व है, तो वो कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। वो कंपाउंड्स क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक। समझ में आया, क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक, फ्यूरॉन होता है, फ्यूरान, ठीक है, ऐसे फ्यूरॉन होता है ना, ऑक्सीजन लगा लीजिए, ठीक, इस तरह से ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है भाई, फ्यूरॉन का, फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है ना ऐसे, हाँ, क्लियर। तो ये फ्यूरॉन हो गया। ऐसे इसी तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। अब इसमें देखो, ये रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कॉर्नर्स पे, ये जो पेंटागन है, इस पेंटागन में कॉर्नर्स पे तो कार्बन प्रेजेंट है, उसके साथ साथ यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन में एक 4 कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन एक फिफ्थ पोजीशन पे कौन आ जा रहा है, ऑक्सीजन आ जा रहा है। कार्बन के अलावा जब एलिमेंट आएगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। समझ में आए, क्लियर हुई, आगे बढ़े। नेक्स्ट है एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक। मैंने बताया अभी कि जो होमोसाइक्लिक है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक जो बना है, ये बना है एरोमा से। एरोमा मतलब होता है स्मेल। ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जो बहुत बढ़िया स्मेल करते हैं, ठीक है, जिनकी गुड स्मेल होती है, ठीक है। एक तो ये तरीका है एरोमेटिक कंपाउंड्स पता करने का। दूसरा तरीका है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स पता करने के लिए एक रूल दिया गया, ठीक है, हगल सर ने दिया था। किसने दिया था, हगल सर ने, जिसका नाम है हकल रूल, ठीक है। क्या नाम है, हकल रूल। हकल रूल क्या कहता है, हकल रूल में 3 स्टेप्स हैं, 3 पॉइंट्स लिखे गए। कौन कौन से पॉइंट्स है भाई, हकल रूल के कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर जानना है, एरोमेटिक रिंग अगर जाननी है कि कौन सी रिंग एरोमेटिक होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए हम लगाते हैं हकल रूल, ठीक है। एक तो ये तरीका है भाई, स्मेल बहुत अच्छी होगी, ठीक है। उसके साथ साथ हकल रूल। हकल रूल क्या कहता है, हकल रूल कहता है कि पहला तो एरोमेटिक होने के लिए रिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं एरोमेटिक रिंग में, ठीक है, या कोई अदर एटम जितना भी प्रेजेंट है, वो सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। यानी उन सभी की ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, प्लानर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्लानर। तीसरा होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उस पूरे रिंग में, उस पूरे कंपाउंड में, ठीक है। यानी या तो n की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। 3 4 12, यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 8 + 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो भी वो पहले तो रिंग होनी चाहिए, प्लानर होना चाहिए स्ट्रक्चर, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो क्या कहलाएगी, रिंग क्या कहलाएगी, एरोमेटिक रिंग कहलाएगी या एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। भाई साइक्लिक पढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक रिंग बोलेंगे, ठीक है। यानी हकल रूल आपको फॉलो करवाना है भाई। किसको फॉलो करवाना है, ठीक है, किसको फॉलो करवाना है भाई, हकल रूल को फॉलो करवाना है। हकल रूल अगर फॉलो हो रहा है, ठीक है, हकल रूल अगर फॉलो हो रहा है तो हम कहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लेकिन अगर हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल ये बेंजीन रिंग ले लो, तो बेंजीन रिंग जो होती है वो हकल रूल को फॉलो करती है, ठीक है। बेंजीन रिंग, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है, ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग है। अब देख लीजिए ये रिंग बन रही है, तो रिंग तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी कार्बन हैं सब डबल बॉन्ड बनाए। डबल बॉन्ड बनाए मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं,
है कि नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स बने हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 3 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब हुआ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कि नहीं भाई, यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है, यहाँ रूल में लिखा ही है कि भाई क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। 2, 5, 2, 6, 10 ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो हकल रूल फॉलो होगा। हकल रूल फॉलो होगा तो जो भी कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक नहीं होते हैं, यानी हकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे भी बनाया था हमने साइक्लोहेक्सेन, सिंपली, ठीक है, ऐसे साइक्लोहेक्सेन बना दिया, तो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी कार्बन हैं वो प्लानर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो प्लानर नहीं होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, हकल रूल में 2 पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। और जब नॉन एरोमेटिक की बात आती है तो वही कंपाउंड्स किस में आते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं। किस में आते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं, समझ में आया, ठीक है। जब नॉन एरोमेटिक की बात आती है तो वही किस में आते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे मान लो ये भी बना दिया इस तरह से, ठीक है, अगर कंपाउंड ऐसे बन रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक, अभी यहाँ पे ऐसे कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है, देख लेते हैं रूल, एरोमेटिक रिंग बन सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 कार्बन है, पहले तो रिंग तो बन रहा है, ठीक है, रिंग बन रहा है, लेकिन यहाँ पे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लेकिन क्या सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हैं, नहीं, केवल ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, इसके अलावा 3 कार्बन जो और हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। तो ऑल कार्बन आर नॉट, ठीक है, यानी ये एरोमेटिक रिंग को, एरोमेटिक सिटी को फॉलो नहीं करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड का जो हकल रूल है इसको फॉलो नहीं करेगा, तो ये एरोमेटिक रिंग नहीं होगा, समझ में आया, ठीक है। यानी ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा, किस में आएगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एरोमेटिक के लिए हकल रूल फॉलो होना चाहिए, अगर हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो यानी कि वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आएगा। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक बेंजोनाइड, एक नॉन बेंजोनाइड। बेंजोनाइड का मतलब क्या होता है, बेंजोनाइड का मतलब होता है ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग आती हो, ठीक है, जैसे ये है, हमने बेंजीन रिंग से कुछ अटैच कर दिया, जैसे बेंजीन रिंग तो एरोमेटिक है ही, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ हमने कुछ अटैच कर दिया, ठीक, बेंजीन रिंग के साथ हमने क्या कर दिया, कुछ अटैच कर दिया, जैसे यहाँ पे NH2 लगा दिया, इसका नाम है एमाइन, ठीक है, इसका वैसे नाम होता है एनिलीन, ठीक है, ठीक, NH2 का नाम है एमाइन, ये नाम हो जाता है एनिलीन, ठीक है। तो ये कैसे कंपाउंड्स हैं, ये बेंजीन रिंग जब आएगी, ठीक है, जब भी कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वहाँ उस केस में उसको क्या कहते हैं, बेंजोनाइड कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजोनाइड कंपाउंड्स, ठीक है। बेंजीन रिंग आनी चाहिए भाई, बेंजीन रिंग आ रही है तो वो बेंजोनाइड कंपाउंड्स कहलाएगा, अगर बेंजीन रिंग नहीं आ रही है तो वो बेंजोनाइड नहीं कहलाएगा, समझ में क्लियर हुई। जैसे बेंजीन रिंग किस में नहीं आती है, मान लीजिए एक बेंजीन रिंग का और एग्जांपल देते हैं, जैसे ये है, ये ऐसे 2 बेंजीन रिंग एक साथ अटैच कर दीजिए, फ्यूज़ कर दीजिए, ठीक है, ये बनाता है क्या, ये क्या बनाता है भाई, ये बनाता है इस तरह से, ठीक है, इसका नाम क्या है भाई, नेप्थलीन, ठीक है, नेप्थलीन नाम कुछ जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसको लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। अब देखो इसमें भी बेंजीन रिंग इंक्लूडेड है कि नहीं, है ना, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इसलिए बेंजोनाइड कंपाउंड कहलाया है, ठीक है। लेकिन नॉन बेंजोनाइड में क्या, कौन से आएंगे भाई, एरोमेटिक हो, नॉन बेंजोनाइड, अच्छा ये एरोमेटिक है कि नहीं भाई, रिंग बन रहा है और सभी कार्बन डबल बॉन्ड बनाए हो कि नहीं, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाए, ये भी
ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड बनाए, ये भी, ठीक है, जितने भी हैं सब डबल बॉन्ड बनाए, मतलब सब sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। उसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ कितने आएंगे भाई, देख लो जल्दी देखो, हाँ, यहाँ पे आएंगे पाँच बॉन्ड बन रहे हैं, यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अभी आपने पीछे देखा है कि यहाँ पे पीछे अभी देखा है ना भाई, क्या देखा है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पे जाना है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे आ रहा है ना, फॉलो कर रहा है ना, ठीक है। तो जब ऐसा फॉलो हो रहा है तो यानी कि हमारा ये एग्जाम्पल सही है, यानी ये बेंजोनाइड एरोमेटिक रिंग होगी, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। समझ में आया। नॉन एरोमेटिक में क्या आ जाता है, नॉन एरोमेटिक में ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो बेंजीन रिंग को इंक्लूड ना करे, ठीक है, जो बेंजीन रिंग को इंक्लूड ना करे, उस तरह के कंपाउंड्स को, यानी वो एरोमेटिक हो लेकिन बेंजीन रिंग उसमें ना प्रेजेंट हो, ठीक है, क्या ना प्रेजेंट हो, बेंजीन रिंग ना आए, ठीक, उस तरह के कहलाते हैं नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। समझ में आया, क्लियर हुई। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप, यानी क्लासिफिकेशन यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है। अब कुछ हेट्रोसाइक्लिक, जैसे हेट्रोसाइक्लिक अभी बताया ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में बताया ना कि भाई पिरिडीन हो सकता है, फ्यूरॉन हो सकता है, ठीक है, इसमें भी ये भी एरोमेटिक होते हैं, इसमें भी क्या आता है, यहाँ पे भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का केस यहाँ पे भी आता है हेट्रोसाइक्लिक में। जैसे पिरिडीन है, तो पिरिडीन ये कैसा है, ये एरोमेटिक है, ठीक है, ये कैसा है, एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे जितने भी कार्बन प्रेजेंट है वो सभी sp2 हाइब्रिडाइज हैं, यानी प्लानर है, ठीक है। नाइट्रोजन कोई यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अलग नहीं देगा, प्लेन में ही प्रेजेंट रहता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक तो रिंग तो बनी रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी ये भी हकल रूल को फॉलो कर रहा है। और हकल रूल को जब फॉलो कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा किसका, ये एरोमेटिक रिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एरोमेटिक रिंग। इसमें देख लीजिए, इसमें ऑक्सीजन के पास पाई ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह वर्क करते हैं। किसकी तरह, पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है वो सभी डबल बॉन्ड बनाए हैं, यानी sp2 हाइब्रिडाइज हैं, यानी प्लानर होंगे, रिंग तो बनी रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन, भाई ये कार्बन के पास ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लोन पेयर से आ गया, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो तीनों चीज़ें फॉलो कर रही हैं कि नहीं, हकर रूल को फॉलो कर रही हैं। तो यानी फ्यूरॉन भी जो होता है ये एरोमेटिक रिंग्स में आता है, लेकिन एरोमेटिक में कौन सा एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक का, ठीक है, होमोसाइक्लिक का नहीं, ठीक है, होमोसाइक्लिक का नहीं, बेंजीन होमोसाइक्लिक का एरोमेटिक है, लेकिन फ्यूरॉन है, पिरिडीन है, ये हेट्रोसाइक्लिक के एरोमेटिक रिंग्स हैं। समझ में आया, क्लियर हुई ना बात, हाँ, समझ में आ गया ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। भाई फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है, अब देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में जुड़ के उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है, उन्हीं को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, समझ में आया। जैसे आपके साथ, ठीक है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी है, ठीक है, तो मेरे पीछे एक त्रिपाठी का जो सरनेम लगा हुआ है, या आपके नाम के पीछे जो एक सरनेम लगता है, वो आपको डिफाइन करता है, आपके फैमिली को डिफाइन करता है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो वो डिफाइन करता है, ठीक है, एटलीस्ट सारी चीज़ें डिफाइन करता है कि नहीं। ठीक है, आपके पूर्वज जो आपके पिताजी हैं, जो आपके दादाजी हैं, उनसे जो चीज़ें आपको मिली हैं वही तो डिफाइन कर रहा है वो। समझ में आ रही बात, यानी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रहा है। तो वैसे ही कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड में लग के, ठीक है, उनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए वही लिखा हुआ है कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू पैरेंट चेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो जुड़ के उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन सभी ग्रुप्स या एटम्स को कहते हैं, ग्रुप ऑफ एटम या एटम को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे देख लो, एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा कि भाई एक अल्कोहल ग्रुप होता है,
ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OH ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CHO ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं, CHO जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं सबसे वो, ठीक है, सबका जो बॉस है, ठीक है, वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल OH, ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी फंक्शनल ग्रुप हैं। और फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या कहते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या करते हैं, देखिए ध्यान से कि ठीक है, ये जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, ये फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं, ये किसी भी कंपाउंड में जोड़ के उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपने हिसाब से बना देते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप। भाई फंक्शन कर रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से वो फंक्शन कर रहा है। ठीक है, वैसे ही हमारे सरनेम्स भी होते हैं, हमको डिफाइन करते हैं सरनेम, समझ में आया, हमारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं सरनेम। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स यहीं पे हर एक कंपाउंड में लगा होता है। ठीक, समझ में आया, क्लियर हुई। अगर लगे हुए हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना ही है 12th केमिस्ट्री में। अगर आप हो और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, हर एक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। ठीक है, वहाँ भी जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा, चैप्टर चीज़ें बताऊँगा, तो भी मैं आपको नेमिंग पहले पढ़ाऊँगा, तभी आगे बढ़ूँगा। लेकिन वहाँ पे मुझे क्या करना होगा, केवल ऊपर ऊपर से बताना होगा कि हाँ नेम क्या है, इसका नेम क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स देने होंगे। लेकिन अगर उसका बेसिक आपको नहीं पता है, बेसिक आपने नहीं पढ़ा है, तो बेसिक के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। और ये चीज़ें यहाँ पे मैं बहुत एकदम ब्रॉड में आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ। और इसके बाद IUPAC नेमिंग भूलेंगे भी नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आराम से बैठ के इसको समझना है कि जो मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं नामकरण। किसका नामकरण भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण। ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, भाई कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका कॉमन नेम भी होता है। ठीक है, कॉमन नेम दैट इज कि वो कहाँ से ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, उसके बेसिस पे उनका कुछ नाम रखा जाता है। जैसे सिट्रिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है। ठीक, ये कुछ ऐसे नेम्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका नेम उनके वो कहाँ से मिले हुए हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे रखा गया। ठीक, लेकिन IUPAC कहता है कि हम अपने हिसाब से सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे, और उसके लिए हमारा डायमंड रूल जो बनता है, ठीक है, हमारा डायमंड रूल, ठीक है, वो क्या है, वो है कि भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रखेंगे प्रीफिक्स। क्या रखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद रखेंगे वर्ड रूट, W तो उड़ गया, वर्ड रूट या रूट वर्ड कहते हैं इसको, कहीं कहीं रूट वर्ड भी लिखा जाता है। और उसके बाद हम रखेंगे सफिक्स। क्या रखेंगे, सफिक्स। ठीक है, सफिक्स। ठीक है, ये तीन हैं जिनको हमें लेके चलना है, और इन्हीं के बेसिस पे हमें क्या करनी है, IUPAC नेमिंग हमारी करनी है। ठीक है, तीन। ठीक, कौन कौन से, प्रीफिक्स यानी जो पहले फिक्स किया जाए, सफिक्स जो बाद में फिक्स किया जाए, और वर्ड रूट यानी जो हमारा उसका वर्ड का जो कार्बन, ये वर्ड रूट क्या डिफाइन करेगा कि नंबर ऑफ कार्बन आपके चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे नेम दिया जाता है। और वो चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला। लेकिन आप समझिए कि जैसे आपका नेम होता है, ठीक है, हमारा नेम है या आपका नेम है, तो उन सभी में क्या किया जाता है, उन सभी में क्या किया जाता है भाई, आप अपने फादर से या आपके दादाजी से जो उनका सरनेम है वही तो लियो। ठीक है, और उसको सफिक्स में यानी अपने पीछे लगाते हो। ठीक है, यानी वो डिफाइन करता है आपके प्रीवियस जनरेशन्स को डिफाइन करता है, वो उनसे क्या चीज़ें परंपराएं चली आ रही हैं उसको डिफाइन करता है। वर्ड रूट यानी आपका नेम, ठीक है, और प्रीफिक्स जो वहाँ पे लगाया जा रहा है वो आपके कर्म डिफाइन कर रहे हैं। भाई अच्छे कर्म है, डॉक्टर बन जाओगे तो डॉक्टर लिखाएगा, नीट क्वालिफाई कर लिया तो डॉक्टर लिखा है, प्रीफिक्स में क्या लिखाएगा, डॉक्टर। समझ में आ रही बात। और उसी प्रीफिक्स में इंजीनियर भी लिखा सकता है, उसी प्रीफिक्स में कोई हो सकता है भाई आप कुछ और अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, करें
अपनी लाइफ में, ठीक है, तो वो प्रीफिक्स आप पे डिफाइन कर रहा है, ठीक है, आप पे डिपेंड कर रहा है। सफिक्स जो पीछे से दिया गया, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, आपके घर की प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी फैमिली की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बता रहा है। वर्ड रूट जो आपका बेस है। समझ में आया? वही चीज़ यहाँ पे भी है, कार्बन के साथ भी है, ठीक है। तो प्रीफिक्स में दो पार्ट आते हैं, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है और एक क्या होता है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, और ये एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। क्या होते हैं सब डिफाइन करेंगे भाई, सब डिफाइन करेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट, उसके साथ साथ सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स में भी दो आते हैं, ठीक है, एक प्राइमरी सफिक्स होगा, ठीक, और दूसरा होगा आपका सेकेंडरी सफिक्स। अब ये तीनों, ये सभी अगर रखे जाएं, एक लाइन में रखे जाएं, तो कैसे रखते हैं? तो पहले हम रखते हैं सेकेंडरी सफिक्स को, सेकेंडरी प्रीफिक्स को, ठीक है। उसके बाद रखा जाता है, उसके बाद क्या रखा जाता है, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दूं इसको, ठीक है, ऊपर लिख दूं, ये समझ गया ना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अभी, ठीक है, ये मैं डिफाइन कर दिया हूँ, तो यहीं पे मैं नोट कर देता हूँ और नीचे बताते जाऊँगा, आपको डिफाइन भी करते जाऊँगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा यहीं पे डिफाइन करना, क्योंकि यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे अगर डिफाइन करूँगा तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। देन आता है प्राइमरी, ठीक है, प्रीफिक्स। फिर आता है वर्ड रूट, ठीक है, WR लिखते हैं। फिर आता है आपका प्राइमरी सफिक्स। फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स यानी SS, ठीक है। अब ये जितने भी हैं, ये अलग अलग जितने भी हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे पहला है यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ये दिखाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स ये शो करता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह उन चीज़ों को रखते हैं जो आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी जो ब्रांचेस होंगी, जो भी प्रेजेंट रहेगा, ब्रांच एज अ ब्रांच प्रेजेंट रहेगा, उन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखते हैं। यानी सबसे पहले आपको कार्बन चेन, कोई भी कार्बन चेन मिल रही है, कोई भी कंपाउंड की नेमिंग कर रही है, उसमें सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? यानी ब्रांच जो आपके, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, लेकिन अभी समझो कि जो पूरे कार्बन चेन से जो अलग रहेगा, ठीक है, डिफरेंट रहेगा, उसी को हम ब्रांच कहते हैं, उसी को सब्स्टिट्यूएंट भी नाम देते हैं। तो सबसे पहले नाम किसका आता है? सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम आता है। फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता है कि आपका कार्बन चेन, जो कार्बन चेन आप सेलेक्ट किए हो, ठीक है, जो भी कार्बन चेन है वो साइक्लिक, यानी कंपाउंड जो है वो साइक्लिक है कि असाइक्लिक है, ठीक है। अगर साइक्लिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह हम क्या लगाते थे? साइक्लो लगा देते हैं, ठीक है। अगर ये साइक्लिक कंपाउंड है तभी, साइक्लिक है तभी। अगर ओपन चेन है तो यहाँ पे कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह कोई भी हम नोटेशन नहीं लिखते हैं। फिर वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट क्या बताता है भाई? ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है, ये बताता है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हो सेचुरेशन और एसेचुरेशन, ठीक है। अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड कंपाउंड्स को डिफाइन करता है, यानी नेचर ऑफ बॉन्ड। भाई सिंगल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेटेड होगा, सेचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। उसके लिए क्या सफिक्स यूज किया जाएगा वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके साथ साथ एसएस यानी सेकेंडरी सफिक्स में हम लाते हैं किसको? फंक्शनल ग्रुप्स को, ठीक है। किसको लाते हैं? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसके साथ प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस पूरे कंपाउंड में प्रेजेंट है, जो भी कंपाउंड की आप नेमिंग कर रहे हो, वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। कहाँ लिखा जाता है? सबसे लास्ट में लिखा जाता है, वो डिफाइन किया जाता है, ठीक है। भाई बॉस, ठीक है, जो आपकी फैमिली है पूरी, उसमें सबसे पहले, जैसा होता नहीं है कि बहुत जगह ये होता है कि फादर का नेम, ठीक है, फादर का नेम ऐड करके तब पूरा नाम लिया जाता है बच्चे का, ठीक है। जैसे एक सीरियल आता है
तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो एक मेव सेक्रेटरी होते हैं उनका नाम क्या है, आत्माराम तुकाराम भिड़े, ठीक है। तो वो क्या किया, आत्माराम उसका नाम है, उनके पिताजी का नाम क्या है, तुकाराम, ठीक, भिड़े उनका सरनेम है, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पे जो ये जो पूरा, हाँ समझ में आ रही बात, पूरा जो ये सीक्वेंस बना है ना, वैसा ही सीक्वेंस यहाँ भी बन रहा है। यानी यहाँ पे भी नेमिंग आपको उसी सीक्वेंस में ही करनी है। सब्स्टिट्यूएंट्स रखने हैं, फिर साइक्लो है कि नहीं ये देखना है, फिर वर्ड रूट रखने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, कि नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में सरनेम को डिफाइन करते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है। समझ में आया, ठीक है। ये समझ लो, याद रखो कि फंक्शनल ग्रुप जो है ये बॉस होता है, ठीक है, ये इसके कंट्रोल में रहेगा सब कुछ, और ये सबसे लास्ट में आएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। अब ये बॉस कैसे होता है वो नेमिंग में भी समझेंगे। समझ में आगे बढ़े, इतना चीज़ें समझ में आ गई। अब इन्हीं चीज़ों को वन बाय वन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब है कि ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस, ठीक है, जो आपके पेरेंट चेन से अलग होगा। जैसे मान लो कार्बन है, ठीक है, कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन की चेन बना दी और यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे नीचे लटका दिया, ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं, जब भी हम नेमिंग करने जाते हैं तो एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। क्या सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो पेरेंट चेन हमेशा सीधी होनी चाहिए, कोशिश करिए कि सीधी हो, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। समझ में आ रही बात, मैक्सिमम नंबर यानी पूरा टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन जितने भी हैं मैक्सिमम आने चाहिए, ठीक। एक चेन में जो भी आप चेन बना रहे हो उसमें मैक्सिमम नंबर, पॉसिबिलिटी यही रहे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन उसमें आ जाए, ठीक। अब यहाँ पे ये इस पेरेंट चेन से जो अलग ये कार्बन है ये किसकी तरह आ गया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह आ गया। तो सबसे पहले इसी सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कहाँ करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में करते हैं। जैसे अगर ये सब्स्टिट्यूएंट एक कार्बन का है, जैसे CH3, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल। क्या नाम हो जाए, मिथाइल ग्रुप, मिथिल ग्रुप, ठीक है। C2H5 यहीं आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइल ग्रुप, ETHYL, ठीक है, एथाइल ग्रुप। अगर यहीं पे C3H7 आ गया तो वो क्या कहलाता है, ये प्रोपाइल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोपाइल ग्रुप कहलाता है। इसी तरह अगर कोई मान लीजिए ये हैलोजेंस होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो इसको हम फ्लोरो कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो कहेंगे। Cl क्लोरीन अगर आ गया तो यहाँ पे क्लोरो कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरो कहलाता है, ठीक है। इसी तरह अगर ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमीन को ब्रोमो कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोमो कहते हैं, एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेगा। आयोडीन आ गया तो इसको क्या कहते हैं, आयोडो कहते हैं, आयोडो, ठीक है। समझ में आ रही बात। इसी तरह OH आ गया, OH एज अ फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है, सॉरी एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सी, ठीक। और अगर यहीं पे, हाँ, अगर यहीं पे CHO ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो इसको ऑक्सो ग्रुप कहते हैं, ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सो ग्रुप कहा जाता है, ठीक। समझ में आ रही बात, क्या कहते हैं, ऑक्सो ग्रुप। इसी तरह कीटोनिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप होता है ना, ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कीटोन ग्रुप को। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ क्या लगे रहेंगे, कार्बन कंपाउंड्स लगे रहेंगे। तो इस तरह इसको कहते हैं कीटो। क्या कहते हैं, कीटो कहते हैं, ठीक है। ऑक्सो की जगह एल्डो भी लिखा जाता है, कहीं कहीं क्या लिखा जाता है, एल्डो लिखा जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स एज अ ब्रांच प्रेजेंट हैं, ठीक है, आपके कंपाउंड में, तो वो उनके जगह पे हम ये नाम रखते हैं जो मैंने आपको बताया, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, फ्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है, उनकी पोजीशन के साथ लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे अभी बता रहे हैं, अभी को एग्जाम्पल देंगे भाई, एग्जाम्पल बिना दिए जाएंगे नहीं, ठीक है। अब आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने क्या बताया कि भाई ये दो ही चीज बताता है कि आइदर योर पेरेंट चेन इज साइक्लिक और एसाइक्लिक। अगर साइक्लिक होगा और अगर ओपन होगा, अगर साइक्लिक होगा तो प्राइमरी सफिक्स की जगह, प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, साइक्लो लगा देंगे, ठीक है, ठीक है, साइको नहीं साइक्लो, ठीक है, साइक्लो लगा देंगे। ओपन चेन है तो यहाँ पे कोई चीज लिखनी नहीं होती है, कोई मतलब नहीं होता है। समझ में आया, क्लियर हुई, आगे बढ़े। नेक्स्ट है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या कहता है भाई, वर्ड रूट कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन, जो आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट की है, जो लंबी सी चेन सेलेक्ट की है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं
ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ सी एटम्स। अब नंबर ऑफ सी एटम्स के बेसिस पे यहाँ पे इसके नेम डिफाइन किए गए। जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए होता है मेथ, ठीक है, क्या होता है, मेथ होता है। 2 कार्बन के लिए एथ होता है, ठीक है, क्या होता है, एथ होता है। 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, हाँ। 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, ब्यूट, ठीक है, बूट, हाँ, बट नहीं है, ब्यूट है। 5 के लिए पेंट होता है, 6 के लिए, हाँ, 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, पेरेंट चेन में 6 कार्बन, तो यहाँ पे होता है पेंट की जगह हेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद 7 कार्बन है तो हेप्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, हेप्ट होता है। 8 कार्बन है तो ऑक्ट होता है, ठीक है। 9 कार्बन है तो नोन होता है, NON, ठीक। 10 कार्बन है तो हाँ डेक होता है, डेक, ठीक, ठीक है, अनडेक, डू डेक, ऐसे करते हुए ट्राईडेक, टेट्राडेक, हाँ, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी 10 तक हमें बहुत सफिशिएंट है, 10 तक के कंपाउंड्स जनरली आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अनडेक, डू डेक, ट्राईडेक, टेट्राडेक, ठीक है, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को, कि कितने नंबर ऑफ कार्बन आपके पेरेंट चेन में, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहेंगे वो उनके हिसाब से आप डिफाइन यहाँ पे करते चले जाओगे, उसका नाम लिखते चले जाओगे वर्ड रूट की जगह। कहाँ लिखना है भाई, वर्ड रूट की जगह आपको ये नाम लिखते चले जाना है, ठीक है। 9 कार्बन है तो नोन लिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है भाई, प्राइमरी सफिक्स कहता है कि भाई अगर कार्बन, मैंने कहा नेचर, ये बताएगा नेचर ऑफ बॉन्ड, क्या बताएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड, ये बताएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड में अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, अगर पूरी चेन में कार्बन कार्बन के बीच क्या बना है, सिंगल बॉन्ड बना है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं एन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या बना है, डबल बॉन्ड बना है, एक भी, एटलीस्ट 1, ठीक है, एटलीस्ट 1 हो गया, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं इन, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना है एक भी आपके पेरेंट चेन में, तो क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइन लिखते हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड होगा, एन लगाएंगे। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड होगा, इन और आइन लगाएंगे। बेसिस पे कि कार्बन डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगेगा। समझ में आया, सफिक्स समझ में आ गया, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स सीधे सीधे डिफाइन करता है, क्या कहता है कि भाई फंक्शनल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है, बता दो। सेकेंडरी सफिक्स में हम केवल एक ही चीज़ बात करते हैं, और वो बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। जो भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसी फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कर देते हैं, इसका नामकरण सेकेंडरी सफिक्स में करते हैं। जैसे OH क्या है भाई, अल्कोहल, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल लगाते हैं, OL, ऑल लगाते हैं एज अ सेकेंडरी सफिक्स, यानी SS, ठीक है, समझ में। अगर यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो सेकेंड CHO ग्रुप किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, अल, AL, अल, ठीक है। अगर यहाँ C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऐसे जुड़ा हुआ है तो ये कहलाता है कीटोन ग्रुप। ये कौन सा कीटोन ग्रुप कहलाता है। और कीटोन ग्रुप के लिए क्या यूज़ करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स की जगह ओन यूज़ करते हैं। 1 नहीं है, वो ओन है, इसीलिए मैं आगे ये डैश लगा दे रहा हूँ, मतलब वो आगे कुछ नाम होगा उससे जुड़ा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा बॉस हमारे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो भी फंक्शनल ग्रुप का सबसे बड़ा बॉस जो होता है वो होता है C डबल बॉन्ड COOH। COOH किसको कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। ये बॉस होते हैं भाई, ये कहते हैं कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या कहलाते हैं, इनके लिए क्या लगता है, इनके लिए सेकेंडरी सफिक्स की जगह ओइक एसिड लगता है। क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है, समझ में। उसके साथ साथ और भी फंक्शनल ग्रुप है, OH हो गया, जैसे CN होता है, CN नाइट्राइल ग्रुप, हाँ,
नाइट्राइल, नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं, साइनाइड ग्रुप कहते हैं, या नाइट्राइल लगता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड होता है नाइट्राइल, ठीक है। आइसोनाइट्राइल भी यूज़ करते हैं या आइसोसाइनाइड यूज़ करते हैं। NH2 ग्रुप, NH2, ठीक है। NH2 ये एमाइन कहते हैं, एमाइन लगता भी है, ठीक है। लिखा भी जाएगा तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह एमाइन लिखा जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ C डबल बॉन्ड O, हाँ, C डबल बॉन्ड O NH2 अगर जुड़ा है, डायरेक्ट NH2 जुड़ा है तो उसको एमाइन कहते हैं, और C डबल बॉन्ड O NH2 करके जुड़ा है तो इसको एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं, ठीक है। एमाइड की जगह, एमाइड जब भी आएगा तो इसकी जगह सेकेंडरी सफिक्स में भी एमाइड ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एमाइड लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं अपनी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और उसके साथ साथ इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स को यूज़ करके हम क्या बनाने वाले, कंपाउंड्स बनाने वाले हैं, और उन कंपाउंड्स की नेमिंग भी करेंगे। समझ में आए? क्लियर हुई? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। टिंग टिंग टिंग, हाँ भाई, बढ़ना है आगे तो बढ़िए, एकदम बहुत जोरदार करिए, ठीक है। नामकरण करनी है तो भाई आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इतना नोट कर लीजिएगा, ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ नोट करते चलिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही चीज़ें आप मेरे मुंह से निकले या मैं उसी चीज़ को डिफाइन कर पाऊँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं तो दिमाग में रहता है तो आगे बढ़ भी जाती हैं, ठीक है, बता भी देते हैं, ठीक। तो चीज़ें नोट करते जाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बाकी ये नोट्स जो हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है। नेक्स्ट हम आते हैं रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर का रूल क्या है? तो भैया पहला रूल, नामकरण तो करने जा रहा हो, नामकरण में पहला ही रूल, ठीक है, कि पहले क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेंट चेन कहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, पेरेंट चेन खोजना है, ठीक है। यानी आपको पेरेंट चेन निकालना है, और पेरेंट चेन निकाल के तभी आगे बढ़ना है। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि नंबरिंग कर लो, ठीक है, ठीक है, नंबरिंग, या कह सकते हो असाइन द numbers to each carbon atom from the side of which substituent और, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप is on closest count, closest count। क्या मैंने बोला कि असाइन करिए सभी नंबर ऑफ एटम्स को, एक असाइन नंबर असाइन करिए, और किस साइड से करना है, उस साइड से जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट या फिर फंक्शनल ग्रुप जो हो वो क्लोजेस्ट काउंट पे आए, ठीक है। किस पे आए? क्लोजेस्ट काउंट पे आए, मतलब नज़दीक आए, ठीक है। समझ में आ रही बात? अगर नज़दीक आ रहा है तो फिर हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर हुई? तो ये रूल्स को फॉलो करके चलना है, और ये नंबर जब बना लेंगे, ये चीज़ें रख लेंगे, तो उसके बाद आपको बढ़ना है आगे, ठीक है। और हर एक पोजीशन, हर एक जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर आपका फंक्शनल ग्रुप हो, Fg फंक्शनल ग्रुप हो, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, इन सभी की हम क्या करते हैं, पोजीशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। पोजीशन नेम में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। पोजीशन क्या होनी चाहिए? नेम में लिखी होनी चाहिए, और वो भी पोजीशन किस में होगी? नंबर्स में, ठीक है।
पहली चीज़ ये चीज़। उसके साथ साथ चौथी चीज़ क्या है कि ऑलवेज यूज़ डैश, ठीक है, डैश कह सकते हो, ऐसे सिंपल सा डैश, ऑलवेज यूज डैश बिटवीन किसके बिटवीन अल्फ़ाबेट एंड नंबर, एंड यूज कॉमास बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन टू नंबर्स, नंबर्स। अगर दो नंबर दिए हैं तो उनके बीच हम कॉमा लगाएंगे, अगर अल्फ़ाबेट और नंबर एक साथ आ रहा है तो उनके बीच हम क्या करते हैं, उनके बीच हम रखते हैं डैश को, ठीक है। समझ में आ रही बात? ये कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करके, और बीच बीच में भी मैं रूल बताते जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो नॉमेनक्लेचर ऐसा है ना कि मैं रूल लिखवाते अगर जाऊंगा तो बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, और प्रैक्टिस जब करते रहोगे, बीच बीच में कोई रूल मैं समझाते रहूँगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ सर ये चीज़ आपने ठीक है, ठीक, समझ में आ रही बात। इसमें एक और चीज़ होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, ये भी याद रखो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप जब भी मान लीजिए नंबर्स आपने असाइन कर दिए, ठीक है, नंबर्स असाइन कर दिए तो नंबर या फिर नंबर असाइन करने के लिए भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ होता है, ठीक है। जैसे नंबर असाइन कर दिया, अब नेम लिखना है, ठीक है, तो नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, ठीक है, उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसी और का है, ठीक है, जो भी दोनों में दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट के केस में ऐसा बनेगा, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है तो सीधे नाम लिख दिया, ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट है तो वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली देखा जाएगा कौन नज़दीक पड़ रहा है, और उसके साथ साथ वहाँ से काउंटिंग करेंगे, और उसके साथ साथ अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नेम पहले लिखा जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे लिख सकते हो कि पाँचवा रूल क्या ये फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, ठीक, समझ में आया। अब यही चीज़ याद रखिएगा कि आपको ये कुछ रूल्स मैंने बताए हैं, ठीक है, सारे रूल्स नहीं हैं अभी ख़त्म होते, बहुत सारे रूल्स अभी बाकी हैं, बीच बीच में बताते रहूँगा, ठीक है, लेकिन अभी इन रूल्स को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, नेमिंग कुछ कर सकते हैं, हम समझाते रहेंगे, बीच बीच में रूल्स आपको डिफाइन करते रहेंगे। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं भाई, जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, मैं स्केलेटन स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा। स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होता है पता है ना, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 कार्बन है, तो पांचों कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना है, ठीक है, पांचों कार्बन में कितना बना बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड। तो ये हमने क्या कहा था, पहला रूल पेरेंट चेन को सेलेक्ट करो, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया, ठीक है, ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। उसके बाद अब इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। क्या सब्स्टिट्यूएंट है, चेन के बाहर कोई चीज़ है, नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स गया, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है कि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगाते हैं, अगर ओपन चेन कंपाउंड है तो कोई प्रीफिक्स नहीं लगता है। तो यहाँ साइक्लिक नहीं है, यानी ये भी क्या है, ये प्राइमरी प्रीफिक्स भी गया, नहीं लिखेंगे। अब आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या कहता है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया तो 5 कार्बन मिले, तो 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, तो हमने पेंट लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कहता है कि नेचर ऑफ कार्बन, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या दिखा रहा है, नेचर ऑफ बॉन्ड दिखा रहा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना है, और सिंगल बॉन्ड के लिए, सिंगल यानी सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्राइमरी सफिक्स में एन यूज़ करते हैं। क्या यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH CHO कुछ ग्रुप लगा है, नहीं लगा है तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं रखेंगे, और हमारा नाम कंप्लीट हो गया। नाम क्या है, पेंटेन आया, ठीक है, यानी इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। समझ में आया, क्लियर हुई, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी कंपाउंड का, कोई भी कंपाउंड इस तरह से है, मान लीजिए ये, ठीक है, और यहाँ पे एक कार्बन नीचे यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने कहा था कि हमेशा सबसे पहले आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेनी है, तो ये भी पेरेंट चेन हो सकती है, या फिर देखो लॉन्गेस्ट जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आए वही क्या होगा, आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब देख लो, ये भी लॉन्गेस्ट चेन आपकी हो सकती है, क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन आ रहे हैं, एक बाहर है, इसमें भी 4 कार्बन आ रहे हैं, एक बाहर है। ठीक है, ये आपकी नज़र तेज होनी चाहिए कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस लाइन में, किस ओर दिख रहे हैं। बस आपके चेन में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 कार्बन, भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सी का मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया है तो कितने बॉन्ड और खाली होंगे, 3 बॉन्ड किससे बनेंगे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का मतलब ये कितना, ये क्या प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने कहा यहाँ नंबरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ नंबरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो हमने कहा कि असाइन द नंबर्स, ठीक है, किस साइड से असाइन करना होता है, जिधर से आपका ये जो सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है वो नज़दीक पड़ता है, उधर से डिफाइन करना है, उधर से असाइन करना है। तो अगर इधर से करें तो ये फर्स्ट नंबर, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। ठीक है, लेकिन अगर इधर से किया जाए तो 1 2 3, इधर से करने पे सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और इधर से लेफ्ट साइड से करने पे थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो हमारा सही कौन सा होगा, मैंने कहा लोएस्ट काउंट पे जो है। ठीक है, तो लोएस्ट काउंट पे नीचे वाला आ रहा है कि नहीं, यानी राइट वाला, राइट से काउंटिंग जो हुई थी, तो यानी यही काउंटिंग सही होगी। और इसमें सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, हम नामकरण पे आ जाते हैं। नामकरण में सबसे पहला नाम किसका लिखते हैं भाई, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे लिख देंगे मिथाइल। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि हर एक जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी उनका जो भी सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, उन सभी की पोजीशन हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा तब भी हम पोजीशन डिफाइन करके लिखेंगे। ठीक है, तो डिफाइन क्यों किया जाता है, क्योंकि फिर जिससे उस नेम से स्ट्रक्चर बनाया जा सके। समझ में आ रही बात। तो ये मिथाइल लिख दिया। अब इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन है सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो नंबर आया, अल्फ़ाबेट आया, और नंबर अल्फ़ाबेट के बीच मैंने क्या बताया कि डैश लगाते हैं, तो डैश लगा दिया। ठीक है, उसके बाद आपको कोई गैप नहीं छोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, मिथाइल लिखने के बाद कोई गैप नहीं छोड़ना है, सीधा वर्ड रूट पे आता है। वर्ड रूट का पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। ठीक है, 4 के लिए क्या हो गया, ब्यूट हो गया। कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो एन लगेगा और उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो यही पूरा आपका नेम हो गया। और नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाम है। समझ में आया। अगर इसी का नाम करते तो नामकरण यही होता है 1 2, ठीक है, 3 4, क्योंकि काउंटिंग इधर से क्योंकि सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर से करते थर्ड नंबर कार्बन पे आता है ये सब्स्टिट्यूएंट आता ना, तो उधर से करते हैं जिधर से नज़दीक पड़े। अब ये सेकंड पे 2 पे क्या है, CH3 ग्रुप। भाई हाइड्रोजन, मैंने कहा है हाइड्रोजन मैं दिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यानी बैलेंस्ड है सभी कार्बन। जितने भी अनबैलेंस्ड हैं वहाँ पे क्या लगा देना है, आपको हाइड्रोजन लगा देना, उतना नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितनी कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, यहाँ पे भी 4 कार्बन, ब्यूटेन बनेगा कि नहीं, सेम वही चीज़ है भाई। समझ में आया। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, कार्बन यहाँ पे आ गया ब्रोमीन। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया CH3। ठीक, तो अभी क्या है, अभी ये कहाँ आ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। किधर से काउंटिंग करेंगे भाई, उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से भाई हमारा हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मैंने अभी कहा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है, अगर सेम जगह पे हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको देखना ही है। ठीक है, ठीक, समझ में आ रही बात। तो इधर से 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ये हमारी पेरेंट चेन हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, पेरेंट चेन हो गई। ठीक है, और इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 डैश लगाएंगे, ब्रोमो लिखेंगे, फिर क्या होगा, अब दूसरे 2 सब्स्टिट्यूएंट है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो को BR यानी ब्रोमीन को ब्रोमो की तरह लिखते हैं। अभी बताया था पीछे बताया अभी पिछले स्लाइड में कि ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे और उसके बाद CH3 है, CH3 को हम क्या लिखेंगे, मिथाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो 4th पोजीशन पे है तो 4। तो यहाँ पे देखो नंबर आया, अल्फ़ाबेट था, नंबर आया तो उसके बीच डैश लगा, फिर अल्फ़ाबेट के नंबर के बाद क्या आएगा, अल्फ़ाबेट यानी मिथाइल।
ठीक है, आएगा कि नहीं, तो इसलिए फिर से हमने क्या लगाया, डैश लगाया। अगर यहाँ 2 नंबर्स होते तो कॉमा लगता। उसके बाद अब ये सब्स्टिट्यूएंट तो डिफाइन हो गए, कितने पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, साइक्लिक है, नहीं है तो साइक्लो लगाएंगे नहीं, यानी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। अब आ जाते हैं किस पे, वर्ड रूट पे। वर्ड रूट कितना है, 5 के लिए हो जाएगा पेंट, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा है भाई, सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं होगा, तो इसलिए हमारा नाम क्या होगा, 2-bromo-4-methyl पेंटेन, ठीक है, 2-bromo-4-methyl पेंटेन, समझ में आया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। आपको बस इतना काम करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर लेंगे और सारे क्वेश्चंस का, जहां भी डाउट होता है पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए। नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपकी क्लियरिटी, बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियरिटी भी मिलेगी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें नेमिंग की क्लियर भी हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़े, फिर आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पे। अब यही चीज़ साइक्लिक में अगर रख दें, जैसे मान लो अभी जैसे बनाया है हमने, ठीक है, यही चीज़ हम साइक्लिक में रख दें, ऐसे रख दें कि हमने क्या कर दिया, एक साइक्लिक कंपाउंड बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब इसका नामकरण करना है, तो नामकरण क्या होगा भाई, हर कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए, 5 हुए ना, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है क्या, लॉन्गेस्ट चेन, जब भी सर्कुलर ग्रुप आएगा तो लॉन्गेस्ट चेन यही सर्कल ही होगा, ठीक है, यानी क्लोज रिंग ही होगी, ठीक है, क्योंकि यही मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, यहाँ पे पेरेंट चेन यही रिंग ही होगी, ठीक। अब इस रिंग में कितने प्रेजेंट है, 5 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है, बाहर कोई चीज़ लटकी नहीं है, इधर उधर सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है, तो नहीं है, तो यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। फिर आते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स वही रूल ही याद करके आ रहा हूँ, मतलब रूल ही रिमाइंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है, कि पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है, तो वही रिमाइंड करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आपको भी वो याद करना पड़ेगा, बिना याद किए तो नेमिंग कर ही नहीं सकते ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कार्बन प्रेजेंट है और ये साइक्लिक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, क्योंकि कैसा है, रिंग क्लोज है। उसके बाद साइक्लो के बाद वर्ड रूट क्या है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, और यहाँ पे नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन, क्या नाम आ गया, साइक्लोपेंटेन। अगर इसी जगह यहाँ पे क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया हमने CH3, ठीक। अब CH3 लगा दिया तो यहाँ पे जिस कार्बन से ये जुड़ा रहेगा उसको नंबरिंग कर देंगे 1, ठीक है, तो 1, ठीक। और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, ठीक, क्या हो गया, मिथाइल। 1 नहीं लिखते तब भी चलता, ठीक है, मिथाइल सीधे लिखते थे, और ये पूरा क्या नाम था इसका नाम था साइक्लोपेंटेन, तो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। भाई सारी चीज़ें वही तो हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हमने कंपाउंड ले लिया, एक और कंपाउंड, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, हाँ, मान लीजिए यहाँ पे एक कंपाउंड लिया, ठीक, हाँ, और यहाँ से एक चेन जुड़ी हुई है जिसमें कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन, ठीक है, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 6 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा कि अगर भाई हमने कहा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, अब लॉन्गेस्ट चेन ये साइक्लिक वाली नहीं आ रही, क्योंकि साइक्लिक वाले में 5 ही कार्बन, और जो हमारा ओपन चेन है इसमें 6 कार्बन है, ठीक है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये बन जाएगी, ये पेरेंट चेन बन जाएगी, ठीक है। अब पेरेंट चेन ये बन गई तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। काउंटिंग इधर से करेंगे भाई, सेलेक्ट करने के बाद काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट क्लोजेस्ट काउंट पे हो, तो 1 2 3 4 5 और 6, फर्स्ट नंबर पे ये ग्रुप पूरा जुड़ा है, ग्रुप का क्या नाम है, 1। फिर साइक्लो है, ठीक है, तो साइक्लो लिखेंगे, साइक्लिक है साइक्लो, और 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, लेकिन पेंटेन नहीं लिखेंगे, पेंटिल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पेंटिल, साइक्लोपेंटिल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा ये कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, हाँ, यहाँ पे इसका पेंटिल एल्किल ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए साइक्लोपेंटिल, 1 साइक्लोपेंटिल। और उसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट में भाई प्राइमरी प्रीफिक्स तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट पे आएंगे, वर्ड रूट कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्स हो जाएगा। बीच में कैपिटल लेटर मत यूज़ करिएगा, ये भी याद रखिएगा कि अगर आप नेमिंग कर रहे हो और बीच में आपने कैपिटल लेटर लिख दिया तो वो गलत हो जाता है,
ठीक है। बीच में कैपिटल लेटर आपको यूज़ नहीं करना, स्टार्टिंग में ही कैपिटल लेटर यूज़ करिए, फिर उसके बाद सारे जितने भी हैं अल्फ़ाबेट्स उनको स्मॉल लेटर से ही हमको रिप्रेजेंट करना होता है। हेक्स हो गया 6 कार्बन के लिए, फिर सिंगल बॉन्ड लगाए तो एन लग जाएगा, यानी नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटिल हेक्सेन, ठीक है, साइक्लोपेंटिल हेक्सेन। याद रखिएगा आपको प्रियोरिटी किसको देनी है, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जहां पे होंगे उसी को पेरेंट चेन माना जाएगा। समझ में क्लियर हुई, क्लियरिटी मिली, ठीक है। तो अब यहीं पे क्लास को मैं एंड करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, उसके साथ साथ अनसैचुरेटेड में ही साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग, और फिर हम चलेंगे फंक्शनल ग्रुप्स पे, और फंक्शनल ग्रुप हर एक फंक्शनल ग्रुप को पर्सनली, ठीक है, 1 by 1 अटैच करके मैं उनकी नेमिंग करके दिखाऊंगा। और फिर बॉस का क्या रोल है, यानी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप का क्या रोल है, ठीक है, COOH का ग्रुप का क्या रोल है, क्यों उसको बॉस में बोल रहा था, वो सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे ही डिफाइन करेंगे, इसी क्लास में डिफाइन करेंगे, लेकिन कल, ठीक है। तो तब तक के लिए बस आप बने रहिए, ठीक है। कहाँ पे बने रहना है, यहाँ पे इस क्लास में बने रहना, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट जर्नी, यानी नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर का सेकंड पार्ट, और नॉमेनक्लेचर को पूरा एंड करेंगे। फिर हम हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पे पहुँचेंगे, और जहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर करनी हैं, ठीक है। तब तक के लिए बस पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।